चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सदिश बीजगणित। यही अध्याय आप जब 11th फिजिक्स में पढ़े थे तो वहाँ पे आपने पढ़ा था सदिश विश्लेषण, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं सदिश बीजगणित। तो दोनों सदिश है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। सदिश विश्लेषण जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप सदिश भौतिक राशियों के अलग अलग प्रारूपों को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप सदिश बीजगणित पढ़ते हैं तो सदिश का मतलब सदिश राशि जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, और बीजगणित का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सदिशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सदिशों के जोड़ घटाना और गुणा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि सदिश क्या होता है। तो अगर राशियों की बात करें फिजिक्स के हिसाब से, तो राशियां जो आपकी होती हैं, जिन्हें आप कहते हो भौतिक राशियां, वो दो प्रकार की हो जाती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं सदिश राशियां, और एक को कहते हैं अदिश राशियां। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी और इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होगा जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। जब दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया गया हो तो हम उस राशि को सदिश राशि कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, तो ये एक सदिश राशि होगा। ठीक है। इसके अलावा आप पढ़े होंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है ना। विस्थापन, इसके अलावा त्वरण एक सदिश राशि है। तो इस तरह की राशियों को हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। कुछ राशियां अदिश होती हैं, उनमें क्या होगा कि परिमाण होगा लेकिन दिशा की जब बात आएगी तो वहां दिशा नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे अदिश राशियां। जैसे अगर किसी ने कहा केवल 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर कह देने से ये बात तो हो गई कि हाँ परिमाण 2 किलोमीटर है, लेकिन कौन सी दिशा है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये अदिश राशि है। इसके अलावा आप जानते हैं कार्य एक अदिश राशि है, भार एक अदिश राशि है ना। इसके अलावा सामर्थ्य या शक्ति आप पढ़े होंगे, वो एक अदिश राशि है। तो इन सबको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा होगा, और अदिश राशि जिसमें परिमाण दिशा नहीं होगा। ये 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। बात आती है कि हम सर यहाँ फिजिक्स बैठे हैं पढ़ने के लिए या मैथ, तो बात आती है कि मैथ के हिसाब से सदिश राशि क्या है। तो मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से आप सदिश राशि जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, एक सरल रेखा या रेखाखंड व दिशा, दिशा किससे, तीर से। अगर ये आपको दिख रहा है तो वो सदिश राशि दिखाएगा। मेरा मतलब समझिए, मान लीजिए आपको दिया गया है AB, तो ये अदिश है। लेकिन अगर इसमें कह दिया AB और यहाँ पे तीर लग गया तो ये सदिश है। इसको कहा जाता है वेक्टर AB। ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है और यहाँ है A और यहाँ है B और तीर इधर से आ गया, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर BA, ये सदिश है।
तो यहाँ जो हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं सदिश, उसमें केवल एक ही बात आपको ध्यान देना है कि सरल रेखा या रेखाखंड दिया जाएगा और उसमें तीर लगा होगा। तो तीर लगने का मतलब है कि वो दिशा को बताएगा, और जो रेखाखंड होगा वो उसके परिमाण को बताएगा। किसको बताएगा? परिमाण को बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश इसी को कहते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। हम लोग 11th में 3D का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। 3D का मतलब होता है कि जहां पे 3 एक्सिस होंगे, 3 आयाम होगा, 3 विमा होगा। मतलब यहाँ पे एक्स वाई केवल नहीं रहता है, एक्स वाई जेड तीनों रहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई, और ये मान लीजिए जेड। तो ये 3 अक्ष हैं और इनका ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0, 0, 0। और मान लेते हैं कि इसी 3D में कहीं किसी अक्षांश में एक पॉइंट मान लीजिए है P, और इस P का निर्देशांक है x, y और z। तो इस बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश होगा उसी को हम स्थिति सदिश कहेंगे। मतलब ये बिंदु P है। अब बिंदु P का हमको सदिश बताना है, लेकिन किसके सापेक्ष बताना है? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हम उसको कहेंगे स्थिति सदिश। किसका? बिंदु P का। तो बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर OP। क्या होगा? वेक्टर OP। तो वेक्टर OP क्या होगा? x2 माइनस x1। तो हो जाएगा xi कैप, yj कैप और zk कैप। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। कौन सा सदिश बेटा? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब हुआ कि जब भी किसी बिंदु का स्थिति सदिश पूछा जाएगा तो वो मूल बिंदु के सापेक्ष लिया जाएगा। किसके सापेक्ष लिया जाएगा? मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है। अब हम बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक और सदिश की बात करते हैं, और वो सदिश है स्वतंत्र सदिश। कौन सा सदिश बेटा? स्वतंत्र सदिश। इसको आमतौर पे कहा जाता है फ्री वेक्टर। कौन सा वेक्टर? फ्री। स्वतंत्र सदिश आपकी किताब में किसी भी तरह का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन समझने के लिए इसको हमें आना चाहिए। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका स्थान या दिशा और परिमाण सही रहेगा, लेकिन वो कहाँ पे चला जाएगा ये निश्चित नहीं है। मेरी बात समझिए। जैसे यहाँ पे कोई सदिश है, मान लीजिए सदिश है वेक्टर AB, और इसी सदिश को हम यहाँ कर दें तो ये भी वेक्टर AB, इसी सदिश को यहाँ कर दें ये भी वेक्टर AB। मतलब ऐसा सदिश जिसमें उसका जो सदिश बनाया गया है वो स्थिर नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन अपने परिमाण और दिशा के साथ। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जितना 12th में पढ़ेंगे सदिश, वो सब आपके फ्री वेक्टर ही होंगे। फ्री वेक्टर मतलब उनका फिक्स नहीं है, वो इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्री वेक्टर आप यहाँ पे समझिए, फ्री वेक्टर या स्वतंत्र सदिश वही होता है जो फिक्स नहीं होगा, वो अपने डायरेक्शन और अपने परिमाण के साथ कहीं भी आ जा सकता है। तो स्वतंत्र सदिश हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार। देखिए सदिशों के प्रकार आप पढ़ के आए हो 11th में भी, उन्हीं में से कुछ आपको यहाँ भी पढ़ना सदिशों के प्रकार में। तो पहला सदिश का प्रकार पढ़ना है सह आदिम, या इसी को कहते हैं को इनिशियल। को इनिशियल सह आदिम। सह आदिम, सह आदिम मतलब दो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो सेम हो, एक ही बिंदु से वो उत्पन्न हो रहे हो। जैसे मान लीजिए कि इसी पॉइंट से एक वेक्टर है A और इसी पॉइंट से एक वेक्टर है B, और ये पॉइंट मान लीजिए O है,
तो वेक्टर ए का भी प्रारंभिक बिंदु है O और वेक्टर बी का भी प्रारंभिक बिंदु क्या है O। तो इन वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम सह आदिम सदिश कहेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है जिसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर, समतलीय, सह समतलीय सदिश। ठीक, इसका मतलब क्या है? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में हो। आप जानते हो कि 3D में बहुत सारे तल बनते हैं, XY तल, ZX तल, है ना, या YZ तल। तो ये जो तल बनते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सदिश इस प्रकार दिए गए हों जो एक ही तल पे हो। ठीक, जैसे मान लीजिए मेज आपका है और मेज पे हमने दो कलम गिरा दिया, तो वो जो दोनों कलम हैं वो कोप्लेनर कहलाएंगे, क्योंकि एक ही प्लेन पे दोनों पड़े हुए हैं। या कोई व्हाइट बोर्ड है या आपका कॉपी है और उस पे हमने कोई दो सदिश बनाए, तो वो दोनों क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, क्योंकि एक ही प्लेन पे आपने दोनों सदिश बनाया है, तब कोप्लेनर कहलाते हैं। वो किसी भी तरह से बने हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली उसमें ये ध्यान देना है कि दोनों एक ही प्लेन पे बने हों। ठीक है, तो कोप्लेनर हो गया। तीसरी बात आपको ध्यान देना है, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश, इसको आप जानते हो, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर या इसी को हम लोग कहते हैं संरेखीय सदिश। ऐसे सदिश होते हैं कि जब दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश परस्पर समांतर हो। परस्पर क्या हो? समांतर हो। दिशा मैटर नहीं करता है, बस वो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संरेखीय सदिश। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो इन चारों को हम लोग कहेंगे संरेखीय सदिश। बात समझ में आया? संरेखीय सदिश का केवल इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो परस्पर समांतर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? संरेखीय सदिश कहेंगे। इसमें एक बात याद रखना कि इसमें दिशा मैटर नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि संरेखीय सदिश जो है वो दो प्रकार के हो जाएंगे। एक समदिश संरेखीय, एक ही दिशा में हो और समांतर भी हो, और एक होगा विपरीत दिशा, है ना, तो विपरीत दिशा और संरेख हो। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और डी है, संरेख है लेकिन विपरीत दिशाओं में है। समझ गए? बोलिए। तो यहाँ पे आपका हो गया संरेखीय सदिश। चौथा सदिश आता है बेटा एकांक सदिश। कौन सा सदिश बेटा? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश किसे कहेंगे? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास वेक्टर ए हो, लेकिन इस वेक्टर का जब हम परिमाण निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो 1 हो। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक इकाई हो, उसे हम एकांक सदिश कहेंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? बोलिए। सह आदिम समझ में आया? स्टार्टिंग पॉइंट सेम। समतलीय, एक ही प्लेन में हो, संरेखीय, परस्पर समांतर हो, एकांक सदिश, एकांक मतलब जिसका परिमाण एक इकाई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पांचवा देखते हैं बेटा शून्य सदिश। कौन सा सदिश? शून्य सदिश। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। कहीं कहीं इसी को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा सदिश भी आपको मिलेगा जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों सेम होगा। जैसे कहीं आप देखे होंगे वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए या ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है? सेम है। इनकी खासियत क्या होगी कि अगर कोई शून्य सदिश है तो उसका परिमाण 0 होगा।
जैसे यहाँ पे उसका परिमाण 1 होगा, वहां पे उसका परिमाण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6वां पॉइंट, समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी। हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी तब लिखेंगे, दो सदिश आपस में समान सदिश तब कहे जाएंगे जब दोनों की दिशा समान, दोनों की दिशा समान और दोनों का परिमाण समान। मतलब दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, समान हो। दोनों का परिमाण निकालिए, सेम आ जाए, डायरेक्शन भी दोनों का सेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, समान सदिश। इक्वल वेक्टर कहते हैं इसको, इक्वल वेक्टर। इंग्लिश आप जानते रहिएगा क्योंकि अंग्रेजी भी जरूरी है मैथ में। इक्वल वेक्टर। इसके बाद आखिरी 7वां देखिए, 7वां आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत सदिश। कौन सा सदिश, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर कहते हैं इसको। कौन सा वेक्टर, बोलो, अपोजिट वेक्टर। तो विपरीत सदिश क्या होगा, देखिए विपरीत सदिश का मतलब जैसे एक वेक्टर यहाँ पे है वेक्टर ए और एक वेक्टर सेम परिमाण का ये भी है और इसे कहा दिया वेक्टर बी। ठीक है, तो ये विपरीत तब कहलाएंगे जब इनका डायरेक्शन अपोजिट हो। इसका मतलब परिमाण समान हो लेकिन दिशा एकदम विपरीत हो। ठीक है, अब अगर इसे दर्शाना हो तो इसे लिखा जाएगा वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। बात समझ में आई, बोलिए। तो अभी तक हमने सीखा कि सदिश क्या होता है, इसके अलावा हमने सीखा कि मैथमेटिक्स में सदिश का मतलब क्या समझा जाएगा। इसके बाद हमने सीखा कि स्थिति सदिश क्या होता है, फिर हमने देखा स्वतंत्र सदिश क्या होता है, फिर हमने सदिशों के प्रकार देखे। कुल 7 प्रकार आपको हमने बताया। इन्हीं 7 पर हमारे पास प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम 7 ही आपको बताए। ठीक है, इतना नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अब सदिशों के बारे में जो मूल बातें थी वो हम लोग जान लिए हैं। अब इनके ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे, जैसे हम लोग सदिश बीजगणित चैप्टर का नाम सुने हैं, तो इसका मतलब है कि अब इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जोड़। तो जोड़ में भी 2 तरह का जोड़ होगा, ध्यान से देखें। सदिशों का योग नियम। अब योग नियम में बेटा ग्राफीय विधि एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में 2 नियम आपने पढ़ रखा है। एक नियम को कहते हैं त्रिभुज का योग नियम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसे मान लीजिए अगर एक वेक्टर है और इसे कहा जाए वेक्टर ए और एक वेक्टर इस तरह से है और इसे कहा जाए वेक्टर बी, तो इनको जोड़ने का तरीका है कि हम पहले वेक्टर ए को उसके परिमाण और दिशा के साथ बनाते हैं, उसके बाद में वेक्टर बी के पुच्छ को दिशा और परिमाण के साथ वेक्टर ए के शीर्ष पे रख कर ऐसे खींच देते हैं। अब ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के पुच्छ को वेक्टर बी के शीर्ष से मिलाने वाला एक सदिश खींच देते हैं और ये जो सदिश हम खींचते हैं ये सदिश हमारा होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। डायरेक्शन की बात करें तो ए और बी जो हमारे जुड़ रहे हैं, इनका डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इनका जो जोड़ है वो क्लॉकवाइज होगा। तो ये सदिशों के योग का नियम है। विद्युत धारा के विषय में जब ये नियम पढ़ाया जाता है कि क्या विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो वहां पे दिशा तो है
है ना, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, टेंसर में या इस तरह में गिन लेते हैं। तो वहां पे क्या आता है, धारा को जोड़ने का एक अलग ही नियम चलता है जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं, जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो लेकिन हमको यहाँ पे केवल ये ध्यान देना है, सदिशों के जोड़ का ये महत्वपूर्ण नियम है। एक दूसरा भी नियम है, उसे कहते हैं सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। खूब इंपॉर्टेंट 11th का ये टॉपिक था, आपको याद होगा 11th समांतर चतुर्भुज का नियम। 11th में जब भी ये चैप्टर आता है सदिश विश्लेषण, तो उसमें कहा जाता है कि इस टॉपिक को रट लेना, ये आएगा, ठीक है, और आता भी एग्जाम में। तो इसका क्या नियम था, अगर हमारे पास ये वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो जिसको हम लोग यहां खींच दें, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब होगा क्या कि वेक्टर ए के समांतर हम लोग एक मान लेंगे कि एक इसका दूसरा भुजा है समांतर चतुर्भुज का, और वेक्टर बी को हम इस तरह मान लें, ये वेक्टर बी हो गया। तो यहां पे एक विकर्ण बनेगा, ये वाला, ये जो विकर्ण बन रहा है ना, यही a प्लस बी होगा। तो समांतर चतुर्भुज का भी ये नियम है दो सदिशों के जोड़ का। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि विकर्ण जो प्रदर्शित करता है वही विकर्ण इसको दर्शाता है कि वही विकर्ण ही इन दोनों का योगफल है। बात समझ में आई? बोलिए, ये आप 11th में पढ़ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक ये है बेटा कि अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। तो अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से 3D में अक्ष बने हों x, y और मान लीजिए कि ये z है और यह है मूल बिंदु, तो x अक्ष पर हम इतना सदिश बनाएं जिसका मान जो है 1 इकाई हो। कितना हो? 1 इकाई। y अक्ष के 1 इकाई, z अक्ष के अनुदिश 1 इकाई। तो केंद्र से मूल बिंदु से और यहां तक जो सदिश बन रहा है उसको हम एक नाम देते हैं i कैप। मूल बिंदु से y अक्ष पर 1 इकाई दूरी तक जो सदिश बनता है उसे कहते हैं j कैप, और ऐसे ही z पे क्या कहा जाता है? k कैप। तो इसका मतलब ये है कि i कैप जो होता है वो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है बेटा? एकांक सदिश है। जे कैप क्या है? y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है। के कैप क्या है? z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। अब अगर एकांक सदिश है तो इसका मतलब है i कैप या j कैप या k कैप का अगर हम परिमाण निकालें तो वो 1 होगा। समझ गए? बोलो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई सदिश दिया गया है तो उसके घटक क्या होंगे। सदिश के घटक ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। अगर हमारे पास इस तरह से अक्ष दिया जाए, ये x, ये y और ये z, और ये इसका मूल बिंदु हो 0, 0 और 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है और इसका निर्देशांक है x, y, z। तो एक स्थिति सदिश बना था और उस स्थिति सदिश को हम लोग कहे थे वेक्टर OP, और इसे कहा गया था x i कैप, y j कैप और z k कैप। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा भी है, ठीक है।
तो अगर कोई सदिश इस तरह से लिखा गया है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इसमें जो दो घटक होंगे, कितने घटक होंगे? दो घटक। एक होगा अदिश घटक और एक होता है बेटा सदिश घटक। कौन कौन घटक? अदिश घटक और कौन सा घटक बेटा? सदिश घटक। अदिश घटक कौन होते हैं? आई कैप जे कैप और के कैप के पहले जो हमारे संख्याएं दी गई हैं उन्हीं को हम लोग अदिश घटक कहते हैं। इसका मतलब x, y, z। जो x, y और z है वो अदिश घटक है। अगर पूछ ले कि इसी का सदिश घटक बता दो, तो इसका सदिश घटक होगा x i कैप, एक घटक हुआ जो x अक्ष के अनुदिश है। फिर एक क्या होगा? y j कैप, ये आपका y अक्ष के अनुदिश है। फिर है z k कैप, तो ये आपका किसके अनुदिश है? बोलो, z अक्ष के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेक्टर OP का परिमाण कितना होगा, तो परिमाण होता है बेटा, याद रखना, केवल अदिश घटकों के वर्गों के योगफल के बराबर। मतलब कि किसी भी सदिश का अगर परिमाण पूछा जाए तो किसी भी सदिश का परिमाण उनके अदिश घटकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। लैंग्वेज का मतलब उतना लंबा, लेकिन ये समझो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी सदिश का परिमाण उनके अदिश घटकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है। समझ गए? ये इसका जो है, कोई भी आपको दिया जाए तो इस तरह से आप उसका परिमाण निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं। समझ गए? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि अगर घटकों के रूप में, ध्यान से सुनना बेटा, घटकों के रूप में सदिशों का योग, घटाना, अदिश गुणन, इतनी बातें हम लोग इसमें देखेंगे। अगर हमें घटकों के रूप में दो सदिश दिए जाएं, जैसे वेक्टर A दिया जाए A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और एक दूसरा भी सदिश दिया जाए वेक्टर B, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। अगर दो सदिश हमारे सामने हो तो पहली चीज आती है इनका जोड़। जोड़ का मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो ये कैसे निकलता है बेटा? i कैप के जो आगे अंक दिए गए हैं उन्हीं को जोड़ लो। मतलब A1 प्लस B1 i कैप, A2 प्लस B2 j कैप, A3 प्लस B3 k कैप। तो ये इनका जोड़ हो जाएगा। दूसरा देखिए इनका घटाना। घटाना मतलब वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो A में से B घटाना है, A1 माइनस B1 i कैप, A2 माइनस B2 j कैप, A3 माइनस B3 k कैप। अगर किसी ने कह दिया कि जरा वेक्टर B माइनस वेक्टर A बताओ, तो इधर से घटेगा, मतलब B1 माइनस A1 i कैप, B2 माइनस A2 j कैप, B3 माइनस A3 k कैप। तो ये इनका घटाना होगा। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब, चौथी चीज समझो, अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और वेक्टर A में हम लोग किसी कांस्टेंट का गुणा कर दें, कांस्टेंट के रूप में मान लीजिए आपका कोई है लेमडा। लेमडा एक संख्या है, जैसे 5, 3, 8, -1 बटा 2। तो अगर इस तरह दिया गया हो और यहाँ पे हमें गुणा करना हो, तो A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, तो लेमडा सब में गुणा करेगा। लेमडा A1 i कैप, लेमडा A2 j कैप, लेमडा A3 k कैप।
तो इस तरह से अदिश गुणन हो जाता है। बात आती है कि सर अदिश गुणन का मतलब क्या होगा, अदिश गुणन का मतलब क्या होगा। तो अदिश गुणन का मतलब होगा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर अदिश गुणन का अर्थ, अदिश गुणन का अर्थ क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर ए, ठीक, हमसे कहा गया कि 2 गुणे वेक्टर ए क्या होगा। तो ये जो वेक्टर दिया गया है ना, इसी का डबल, ये हो गया 2 वेक्टर, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि -2 वेक्टर ए, तो इसका मतलब इसमें -2 का गुणा, तो परिमाण तो वही होगा, डायरेक्शन इधर हो गया, -2 वेक्टर 1/2 वेक्टर ए, 1/2 वेक्टर ए का मतलब कि इसी वेक्टर का आधा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 वेक्टर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ गए। तो अदिश गुणन का मतलब हो गया कि हम जब कभी किसी अदिश का गुणा करें किसी संख्या का, तो होता क्या है, दिशा वही रहेगी, ठीक है, लेकिन उसी के अनुपात में वो छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर माइनस का गुणा हो गया तो दिशा बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब माइनस का गुणा, यहाँ पे प्लस था तो इधर था, माइनस का गुणा किया गया तो डायरेक्शन बदल गया। बात समझ में आया, बोलिए। तो इतना पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सदिश। मान लीजिए कि एक सदिश है, एक यहाँ पे एक बिंदु है ए, और ये मान लीजिए है A1, A2, A3, और एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे B, और वो है B1, B2, B3, और इनको जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ देंगे तो एक सदिश बनेगा वेक्टर AB। क्या बनेगा, वेक्टर AB। तो वेक्टर AB कैसे बनता है, क्या लिखा जाएगा, तो B वाले का घटक A वाले घटक को घटाता है, मतलब B1 में से A1 घटेगा और लगेगा I कैप, B2 माइनस A2 J कैप, B3 माइनस A3 K कैप। किसी ने कहा ना हमको जो है AB ना चाहिए, हमको BA चाहिए। क्या चाहिए, BA। तो जो लास्ट वाला BA, तो A वाले में से B वाला घटेगा, AB तो B वाले में से A वाला घटेगा, तो BA का मतलब A वाले में से B वाला, तो A1 में से B1 I कैप, A2 माइनस B2 J कैप, A3 माइनस B3 K कैप। समझ गए। तो अगर 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं तो उसमें जो भी वेक्टर पूछा जाए, A भी पूछा गया तो हम लोग B माइनस A करेंगे, और अगर मान लीजिए कि हमारा BA पूछा जा रहा है तो A में से B कटेगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर एकांक सदिश निकालना हो, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली चीज कि यदि कोई सदिश है, यदि कोई सदिश है जिसे हम लोग कह रहे हैं वेक्टर A है, ठीक है, तो इसका एकांक सदिश, इसका एकांक सदिश A कैप होगा। मतलब एकांक सदिश का मतलब है कि ऊपर कैप बना देंगे, और ये जो हमारा A कैप होता है ना, ये वेक्टर A में वेक्टर A के परिमाण से भाग देकर मिलता है। मतलब कि कोई भी सदिश अगर दिया गया है तो उसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश अगर हमको निकालना है तो उसको हम कैप लगाएंगे और उस सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो हमको एकांक सदिश मिल जाएगा। ठीक है, तो A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। अगर किसी ने कहा ना हमको जो है AB कैप बताना है, कोई कठिन बात नहीं है,
ए बी कैप अगर कह दिया तो इसका मतलब है वेक्टर ए बी में हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी से भाग दे देना है। दोनों बातें सेम है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग है बस। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों बातें क्लियर हो गई, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर क्लास में आप पढ़ रखे हो, 9th में, 10th में, 11th में, है ना, यहाँ भी आ गया। क्या मतलब है, देखो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक वेक्टर हमारे पास जा रहा है, वेक्टर ए, और एक हमारे पास इधर जा रहा है वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है और यहाँ पे इनको लास्ट पॉइंट को इनके ज्वाइन करने वाला कोई हमारे पास एक रेखा है और यहाँ पे इनको जोड़ने वाले पॉइंट पे एक पॉइंट है, मान लीजिए P, और इसको जोड़ने वाला एक सदिश है वेक्टर R, और ये जो है ये है M1 और ये है रेशियो M2, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इस ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसको कहा जाता है अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन। पहला विभाजन है अंतः विभाजन। अगर दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी और इनके शीर्षों को मिलाने वाला कोई हमारे पास रेखाखंड है और वहीं से एक पॉइंट हमारे पास एक सदिश और निकल रहा है वेक्टर आर और पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी दोनों को इस रेशियो में अगर बांट रहा है तो वेक्टर आर आपसे पूछेगा कि बताओ जरा सदिश आर क्या होगा। तो m1 वेक्टर बी प्लस में m2 वेक्टर ए और बटे में m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अगर दो सदिश आपको दिए गए हैं और उनको विभाजित करने वाला कोई एक तीसरा सदिश आपसे पूछा जाए और अंतः विभाजन हो रहा हो तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। एक इसी में आता है बेटा मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु के लिए का मतलब हुआ कि अगर ये P पॉइंट जो है एकदम बीच में हो और बराबर रेशियो में बांट रहा हो तो ऐसी स्थिति में वेक्टर R होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे में 2, ठीक है, याद आ रहा होगा, वही सब चीजें चल रही हैं। तीसरा एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य विभाजन। क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन क्या होगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे है वेक्टर बी और यहाँ पे कहीं आ गया वेक्टर आर, ठीक, और ये हमारा पॉइंट है मिलने वाला, ये बी हो गया, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखें ए है, बी है और ये पॉइंट पी है, ठीक। तो ए से पी तक ये मान लीजिए m1 रेशियो है और b से p तक ये मान लेते हैं कि m2 रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा m1 रेशियो m2 लेकिन बाह्य, और यहाँ पे रेशियो क्या चल रहा था, m1 रेशियो m2 लेकिन अंतः, ये बाह्य विभाजन है, उनके बाहर बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वेक्टर r होगा वो होगा m1 b माइनस m2 a बटे में m1 माइनस m2। तो इस तरह से हम वेक्टर r निकाल सकते हैं। तो ये विभाजन सूत्र है, बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है जैसे बिंदुओं के विभाजन में आप पढ़े थे, वैसे ही सदिशों का विभाजन भी चल रहा है। तो फार्मूला जरा भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा याद रहे कि यहाँ सदिश सदिश है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे जो 3D में भी यूजफुल होगा, 3D में यूजफुल होगा। तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे दिक्कोज्या। दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो दिक्कोज्या होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास इस तरह से कार्तीय तल दिया गया हो x, y और z, इस तरह दिया गया हो x, y और z, और यहाँ पे मूल बिंदु हो, यहाँ पे कोई p हो, और ये सदिश क्या हो गया बेटा, बोलो, वेक्टर OP हो गया। वेक्टर OP के लिए
दिक्कोजाएं। फिर से एक बार ध्यान से सुनो। हमारे पास कार्तीय तल है, इसमें हमारे पास एक वेक्टर P है और इस वेक्टर P के बारे में हमको केवल इतना पता है कि ये एक वेक्टर OP है, स्थिति सदिश। अब अगर हमें इस वेक्टर OP का दिक्कोजा बताना हो तो इसकी दिक्कोजाएं कैसे निकलेंगी, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वेक्टर OP है ये x अक्ष के साथ, अगर x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा हो, y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा हो और z अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा हो, तो वेक्टर OP की दिक्कोजाएं हो जाएंगी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ठीक है, cos अल्फा को यल बोला जाता है, cos बीटा को यम बोला जाता है और cos गामा को यन बोला जाता है। तो इसी को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं L, M, N, जहां पे L क्या है cos अल्फा, M क्या है cos बीटा और N क्या है cos गामा। कोई पूछ ले दिक्कोजाओं में क्या संबंध होता है, तो दिक्कोजाओं में संबंध होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसी को अगर हम LMN में लिखें तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इनके बीच में संबंध भी है और दिक्कोजा का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई स्थिति सदिश हमें दिया गया हो तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ अगर उसका झुकाव दिया गया हो, कोण दिया गया हो, तो हम उसकी दिक्कोजाएं बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इन्हें सिंबॉलिक तरीके से L, M और N भी कहा जाता है। L क्या है cos अल्फा है, B और M क्या है cos बीटा है, N क्या है cos गामा है। ठीक है, तो ये और इनमें ये दो फार्मूले बहुत यूजफुल हैं, छोटे छोटे सवालों में बहुत काम आ जाते हैं। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन के बाद एक तीसरी चीज इसमें और देख लीजिए, वो आता है बेटा दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। यह है बेटा डायरेक्शन कोसाइन और अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है दिक अनुपात। तो ध्यान से देखें, दिक अनुपात ये 3D में सब इस्तेमाल होंगे। दिक अनुपात इसको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तीन संख्याएं अगर हम ले लें, तीन संख्याएं A B C, तीन संख्या हम ले रहे हैं A B C, दिक अनुपात कहलाते हैं, दिक अनुपात कहलाते हैं यदि ये दिक्कोजाओं के साथ, दिक्कोजाओं के समानुपाती हो, समानुपाती हो। क्या मतलब, मतलब यह है कि अगर A बटा L, B बटा M और C बटा N ये किसी संख्या के बराबर आ जाए, इसी को तो समानुपाती कहते हैं कि बटे बटे किया जाए और वो किसी एक के बराबर ही है। मान लीजिए A बटा L भी 2 आए तो B बटा M भी 2 आए और C बटा N भी अगर 2 आ रहा है तो A B C को हम कहते हैं दिक अनुपात। क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। ठीक है, बोलो। इसका मतलब कि अगर हमें A निकालना हो तो क्या होगा KL, B निकालना होगा तो KM, C निकालना हो तो KN, KL, KM, KN। K क्या है, एक स्थिरांक है। अनुपात जब निकालेंगे तो एक स्थिरांक मिलता है, तो वो एक स्थिरांक है और उसी स्थिरांक से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि दिक अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो बात आती है कि ठीक है सर हम कॉन्सेप्ट समझ गए, दिक्कोजा का कॉन्सेप्ट समझ गए कि अल्फा बीटा गामा पता हो तो मामला फिट है। दिक अनुपात क्या होता है, वो प्रोपोर्शनलिटी दिखाएगा, समानुपात दिखाएगा दिक्कोजाओं के साथ।
तो हम समझ जाएंगे कि वो दिक् अनुपात है। लेकिन प्रश्न में अगर हमारे पास कोई मान लीजिए वेक्टर दिया गया हो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, या ए आई कैप, बी जे कैप, जेड सी के कैप, तो उसका दिक्कोज्य और दिक् का अनुपात क्या होता है वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछेगा। ये तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, तो वो आपको बता दिया ना, क्वेश्चन में वो चीज पूछा जाएगा जो भी हमने डिस्कस किया। तो इतना पहले नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे दिक् अनुपात और दिक्कोज्य निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर हमारे सामने है जो कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, दिक्कोज्य तथा दिक् अनुपात ज्ञात करना। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सदिश हो, माना वेक्टर ए बराबर दिया हो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप हो, तब जरा ध्यान देना बेटा, दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात, लैंग्वेज याद रखना, दिक् अनुपात कभी नहीं फंसेगा। सदिश के अदिश घटक, सदिश के अदिश घटक, जो भी सदिश दिया गया है बेटा, उसी के अदिश घटक जो होंगे वो कहलाएंगे दिक् अनुपात। दिक्कोज्य क्या होता है। दिक्कोज्य क्या होता है, सदिश के एकांक सदिश के अदिश घटक, सदिश के एकांक सदिश के अदिश घटक। क्या मतलब है, मतलब समझे पहले। देखिए, हमारे पास वेक्टर ए, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेक्टर ए हमारे पास है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक। अब अगर हमें इसका दिक् अनुपात बताना हो बेटा, तो सदिश के जो अदिश घटक होते हैं वो इसके दिक् अनुपात है। तो इसके अदिश घटक अभी हम बताए हैं, अदिश घटक क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो ये आपका हो गया एक्स कामा वाई कामा जेड, ये हो गया दिक् अनुपात, काम खत्म। अब बात आती है कि दिक्कोज्य क्या होता है। तो दिक्कोज्य, ध्यान से सुनना, अगर हमें दिक् अनुपात चाहिए तो खाली सदिश की जरूरत है। सदिश हमको पता हो तो दिक् अनुपात डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। आई कैप, जे कैप और के कैप के आगे वाला जितना भी गुणांक है वही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको दिक्कोज्य चाहिए तो दिक्कोज्य के लिए दिए गए सदिश का एकांक सदिश चाहिए, और जब एकांक सदिश मिल जाएगा तभी दिक्कोज्य निकाल पाओगे। अब आप जानते हो कि वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का दिक् अनुपात निकलेगा, और दिक्कोज्य अगर निकालना है तो हमको ए कैप चाहिए। क्या चाहिए, ए कैप। तो हम लोग निकालेंगे बेटा ए कैप। तो ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। तो ये बताओ जरा, वेक्टर ए हमारा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। और मॉड के बारे में क्या बताया था बेटा, अदिश घटकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल। तो अदिश घटक एक्स वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब क्या होगा, ए कैप बराबर क्या होगा, आई कैप के बगल लाइए, तो एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, फिर वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, फिर जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। बात समझ में आया। अब यहाँ पे ए कैप हो गया ना, बोलो। अब इसका मतलब है कि इसकी दिक्कोज्य आप बता देंगे, इसकी दिक्कोज्य आप बता देंगे। दिक्कोज्य क्या होगा बेटा, एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
आई कैप का गुणांक ये यल है, y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये यम है z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये यम है। समझ गए? इसका मतलब है कि अगर हमको दिक्कोज्या चाहिए तो दिए गए सदिश का हमें क्या करना होगा, एकांक सदिश निकालना पड़ेगा, और जब एकांक सदिश निकल जाएगा तो आई कैप, जे कैप और के कैप के बगल में जो बैठे रहेंगे वही उसकी दिक्कोज्या होंगे। बात स्पष्ट हुआ? बोलो, दिक् अनुपात दिक्कोज्या से संबंधित कोई समस्या नहीं? बोलो भाई, नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुने। एक कभी कभार इसमें सवाल फंसाता है बेटा कि जैसे मान लीजिए पॉइंट दिया है ए, क्या दिया है ए, और यहाँ दे दिया x1 y1 z1, ठीक है, ये आपको दे दिया इसका, और फिर यहाँ दे दिया b x2 y2 z2, और आपसे कह दिया कि वेक्टर AB का दिक् अनुपात बताओ। बोलो, दिक् अनुपात बताओ। तो दिक् अनुपात कैसे मिलेगा? जब तक वेक्टर AB नहीं मिलेगा तब तक दिक् अनुपात नहीं मिलेगा, समझे? तो इसका मतलब है कि पहले हमको वेक्टर AB चाहिए। वेक्टर AB क्या होगा? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। अब कह दें कि जरा इसका दिक् अनुपात बता दो, तो दिक् अनुपात क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, बात समझ में आई? बोलो, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डॉट गुणन। क्या कहते हैं? डॉट गुणन, DOT, डॉट गुणन। क्या होता है ये? माना दो सदिश वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर थीटा कोण बनाते हैं। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि अगर ये और ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B और इनके बीच में कोण क्या है? थीटा। तो थीटा की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी? 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये याद रखना। डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, लेकिन ये सब कंडीशंस बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता है टीचर, लेकिन आपको केयर करना है। थीटा जब भी लेंगे तो वो यही होना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, ये हो जाता है मॉड ऑफ A, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B और फिर कॉस थीटा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा। यहाँ पे A क्या है बेटा? A का मैग्नीट्यूड है ना। B क्या है बेटा? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। तो बात अगर करें तो A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा, A डॉट B मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। क्लियर? तो इनके बीच बात आती है कि सर ये हम दो सदिशों का गुणा कर रहे हैं और इसको अदिश गुणन क्यों कहते हैं? तो ये परिणाम पर आधारित होता है। परिणाम का मतलब क्या? कि जब हम दो सदिशों का गुणा किए लेकिन जो परिणाम आ रहा है, मान आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है, वो अदिश आ रहा है। क्या आ रहा है? अदिश। तो हम उसको इसीलिए कहते हैं अदिश गुणन। जैसे मॉड ऑफ A अदिश राशि है, B भी अदिश राशि है, कोई संख्या है तो अदिश राशि है, कॉस थीटा भी एक संख्या है, अदिश राशि है। तो जब दो सदिशों का गुणन अदिश हो तो उसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और जब दो सदिशों का गुणन कोई सदिश राशि ही मिले तो उसको हम सदिश गुणन कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब देखो, तो अगर दो सदिश दिए गए हैं तो उनका गुणा हम निकाल सकते हैं।
इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहीं पे अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। कौन से बिंदु? महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण बिंदु में पहली चीज, कभी कभार दे दिया कि वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया, और आपसे कह दिया कि जरा दोनों के बीच में थीटा बताओ कितना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर कोण बताना पड़ जाए तो होता है cos थीटा बराबर, यहीं से निकालो भाई, cos थीटा बराबर ये नीचे चला जाएगा तो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, बोलो। एक छोटी सी बात याद रखना, अगर मान लीजिए कि इसको कैलकुलेट किए और 1/2 आ गया तो थीटा का मान 60 डिग्री, करणीय 3/2 आ गया 30 डिग्री, लेकिन अगर आ गया 1/5 तब तो मान नहीं जानते, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/5, cos इधर आ जाएगा, ITF अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दो, दूसरी बात, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा, लेकिन किसी ने कहा ना हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करना चाह रहे हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी ए cos थीटा होगा। और क्या हम बी ए को ए बी cos थीटा लिख सकते हैं? बोलो। इसका मतलब ए डॉट बी वही मान देगा जो बी डॉट ए देगा। इसका मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता। यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। बोलो, समझ में आई बात? ये दो चीजें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा। तीसरा प्रॉपर्टी आप ध्यान देंगे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया हो, और अगर खुदा न खास्ता इसमें एक पॉइंट आ जाए कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा भाई? ए बी cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहां से आ गया a डॉट बी बराबर ए बी, a डॉट बी बराबर, बोलो, ए बी, a डॉट बी बराबर ए बी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं a डॉट a का गुणा करना पड़ जाए, उसी सदिश में उसी सदिश का गुणा करना पड़ जाए, और दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री ही हो, तो ये क्या आएगा? a cos 0, cos 0 का मान 1, तो यहां से आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर होता है a स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं मॉड ऑफ a का स्क्वायर। याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है। दो सदिश स्वयं मतलब दो ऐसे सदिश, कोई ऐसा सदिश जो स्वयं से गुणा करे और डॉट प्रोडक्ट करे, तो यहाँ पे उसके परिमाण के वर्ग के वो बराबर मान देगा। बात समझ में आई? बोलिए। आगे बढ़ते हैं और एक और बात देखते हैं, चौथी बात, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताइए जरा cos 90 का मान कितना होगा बेटा? 0 होगा। इसका मतलब कि a डॉट b की वैल्यू हो जाएगी ए बी cos 90, और cos 90 का मान कितना आ जाएगा भाई? cos 90 का मान 0, तो सारा वैल्यू कितना? 0। मतलब अगर दो सदिशों का अदिश गुणन 0 आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे। क्या होंगे? लंब होंगे। ठीक है, पांचवी चीज ध्यान दो, पांचवी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर आई कैप डॉट आई कैप पूछ ले, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का मॉड और फिर आई कैप का मॉड, और कोई सदिश स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बनाता है, ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान 1, आई कैप के मॉड का मान 1, इसका भी मान 1, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, तो वैल्यू कितना आया? तो यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है
कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, तो इन सब की वैल्यू 1 आती है। कितनी आती है भाई? 1। इन सब की वैल्यू 1 आती है। बात स्पष्ट हुआ? बोलिए। छठवीं चीज देखते हैं। छठवीं चीज देखते हैं। अगर मान लीजिए दे दे आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो आप जानते हैं कि जब भी कार्तीय तल देखो तो तीनों जो अक्ष होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। बोलो। तो आई जे के साथ 90 डिग्री, जे के साथ 90 डिग्री, के आई के साथ 90 डिग्री, ये सब परस्पर लंबवत होते हैं। तो अगर आई डॉट जे कहा जाएगा तो आई का कैप, आई का मॉड, फिर जे का, और फिर यहाँ पे आएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना? 0। तो इसकी वैल्यू तो 1, इसकी भी वैल्यू 1, लेकिन इसकी वैल्यू, तो यहां से आपको मिलता है निष्कर्ष आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये आपस में जब भी गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना देंगे भाई? कितना देंगे? 0 देंगे। बढ़े आगे। 7वां पॉइंट देखिए। अगर मान लीजिए दिया हो वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हो b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई कैप के पद आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब हो जाएगा a1 b1, a2 b2, a3 b3। आई कैप वाले आपस में गुणा, जे कैप वाले आपस में गुणा, के कैप वाले आपस में गुणा। ठीक है। अगर इसको आप बहुत प्रूफ करना चाह रहे हैं तो इनका गुणा करके चेक कर लेना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है। बोलो। ध्यान से देखना। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या हो? वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो। परस्पर क्या हो बेटा? है लंब हो। तो a1 b1, ये वेक्टर नहीं लगेगा, a1 b1, a2 b2, a3 b3, इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी? समझ गए होंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बोलो। आगे देखते हैं। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हो, क्या हो? समांतर हो। a1 बटा b1, a2 बटा b2 और a3 बटा b3 बराबर होंगे। मतलब इस तरह से अगर दो सदिश दे दे और कह दे प्रूव करो कि ये लंबवत है, तो हमको खाली यही गुणा करके चेक करना होगा, और अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे लंब। और अगर इस तरह सदिश दिया है, कह दिया प्रूव करो समांतर है, तो हम देखेंगे a1 बटा b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, b1 बटा b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, c1 बटा c2 की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे मतलब जो भी दिया गया हो, a1 b1 है, a2 b2 है, a3 b3, तो ये परस्पर जो है अगर इनका समानुपाती मान आएगा, मतलब तीनों का अनुपात बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है। मान लीजिए कि इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है? के। तो इसका मतलब है कि ये परस्पर क्या होंगे बेटा? बोलो। एक 8वीं बात में समझो। आप सोच रहे होंगे सर जी कितना बात बता डालते हैं। 8वीं बात क्या है कि ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास वेक्टर ए है और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट प्रोडक्ट करेगा बी से, फिर प्लस लगेगा ए डॉट प्रोडक्ट करेगा सी से। कभी ये गलती मत करना, कर भी सकते हो क्योंकि इसमें क्रम विनिमय पालन होता है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा ए डॉट बी किया तो यहाँ बी डॉट ए आ जाए, है ना। लेकिन कर भी सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है क्रम विनिमय पालन होता है। अगर आपने गलती से यहाँ बी डॉट ए लिख दिया तब भी वही मान देगा। ठीक है, आगे बढ़िए।
नौवीं बात भी समझ लो। नौवीं बात क्या है, देखो अगर मान लीजिए एक संख्या हमारे पास हो लैम्डा, क्या हो लैम्डा, और इस लैम्डा के साथ वेक्टर ए हो और इसी का डॉट प्रोडक्ट करना हो बी डॉट सी में, सब डॉट डॉट चल रहा है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका गुणा हम इसमें साथ में ले चाहे इसके साथ में, ध्यान से सुनो, लैम्डा ए डॉट बी कर लो, फिर डॉट सी करो, या लैम्डा लैम्डा ए डॉट सी कर लो और फिर बी के साथ गुणा करो, ये मान समान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बोलो। तो मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी और कोई उसमें और ख़ास नहीं दिख रहा हमको कि कोई नई चीज़ और छूट रही है, आप लगभग एक जान गए होंगे। एक बात इसमें याद रखना कि a डॉट बी अगर है तो a डॉट बी कौन सी राशि है, अदिश राशि, कौन सी राशि है, बोलो बेटा, अदिश राशि, a डॉट बी अदिश राशि होगा और a क्रॉस b क्या होगा, सदिश राशि। बात समझ में आया, बोलिए, इसे नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब एक टॉपिक और इसमें पूछेगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट हेडिंग के रूप में करना, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर है वेक्टर बी, क्या है, और एक वेक्टर हमारे पास मान लीजिए इस तरह से दिया गया है और ये है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का मतलब क्या है कि वेक्टर बी पर ये वेक्टर ए कितना छाया बना रहा है। अब अगर छाया देखना हो तो एकदम शीर्ष पे जाएंगे, वहां से नीचे तक आएंगे, इसका मतलब ये छाया बन रहा है, यही है प्रक्षेप किसका, वेक्टर ए का, किस पर, वेक्टर बी पर। ये ध्यान देना, किसका किस पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, ठीक है। तो वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप का मतलब क्या हो गया कि इस पर कितना छाया बना रहा है, प्रोजेक्टाइल ही कहता है। अब आपको निकालना अगर हो तो ध्यान से सुनना बेटा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप ये कैसे निकलता है, वेक्टर ए डॉट बी कैप, जिस पर उसका कैप निकलेगा, जिसका उससे डॉट प्रोडक्ट होगा। थोड़ा सा और एक्सपेंड करें फार्मूले को, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा ना हम ही ना ही माना, अगर वो कह दिया कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बताइए, तो क्या होगा, तो यहां पे होगा वेक्टर बी डॉट ए कैप, जिस पर उसका कैप लिया जाएगा, ये याद रखना। इसी को थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहे हो आप, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर, बोलो। प्रक्षेप का अगर सवाल आएगा तो ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी टॉपिक सदिश विश्लेषण का, और ये है सदिश बीजगणित का, और ये है इंट्रोडक्शन 10.4 का। क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश माने क्रॉस गुणन। तो ध्यान से देखना, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर हैं,
क्या मतलब है भाई? ये मान लीजिए थोड़ा सा चित्र, मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ थीटा कोण बन रहा है। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए और बी दोनों पर परस्पर लंब होता है। वो ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा। तो मान लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ये वाला है, ये, तो ये डायरेक्शन किसका होगा? ए क्रॉस बी का होगा। और इसके ए क्रॉस बी की दिशा में एक एकांक सदिश लिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एन कैप। इसकी खासियत क्या होगी? ये ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है और एकांक सदिश है। तो इसको क्या बोलते हैं? एकांक लंब सदिश। एकांक लंब सदिश, एकांक भी है और दोनों पे क्या है? लंब है। अगर इसका डायरेक्शन आप इधर मोड़ कर दो, मतलब बी क्रॉसिंग कर दो, तो ये नीचे की दिशा में आने लगता है और यहां पे इसका जो मान होगा वो माइनस एन एफ हो जाएगा, डायरेक्शन दूसरा ले लेगा। तो है क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर a क्रॉस b हमको निकालना हो तो आएगा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा। ध्यान से सुनना, a क्रॉस b क्या है? सदिश है। यहाँ a क्या है? अदिश। ये क्या है? अदिश। साइन थीटा क्या है? अदिश। तो इसको अगर हमें सदिश बनाना है तो इसमें हम एन कैप से गुणा कर देते हैं। ठीक है, बोलो। और अगर इसी का b क्रॉस a करना हो तो नीचे आ जाएगा। मेरा मतलब सुन लो, अगर कहते b क्रॉस a बताओ तो b a साइन थीटा माइनस एन कैप। और माइनस एन कैप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? b क्रॉस a बराबर माइनस a पहले लिख दो, b बाद में लिख दो, साइन थीटा कर दो, एन कैप कर दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो b क्रॉस a बराबर हो जाएगा माइनस a क्रॉस b। एक आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया। इसका मतलब कि जैसे a डॉट b बराबर b डॉट a होता था, मतलब अदिश गुणन क्रम विनिमय होता था, लेकिन सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होगा। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला। ध्यान से सुनना, ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ आपका। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपको a दे दिया, b दे दिया, a क्रॉस b दे दिया और आपसे कह दिया कि जरा थीटा बताओ, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला देखो जरा। फार्मूला हमारे सामने क्या है? हमारे सामने फार्मूला a b साइन थीटा एन कैप, ये बराबर किसके हैं? a क्रॉस b के। हम क्या करते हैं कि दोनों का मॉड ले लेते हैं। तो मॉड इसका भी, मॉड इसका भी। तो जब मॉड लोगे तो इसको हम a डायरेक्ट लिख देते हैं, पता है नहीं तुम्हें? इसको हम a लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं। साइन थीटा तो रहेगा ही, और एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हमने बताया है कि वो एकांक सदिश है। और इधर हमारे पास क्या है भाई? a क्रॉस b है। तो अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मॉड ले लें और फिर इनके अलग अलग मॉड से भाग दे दें, ये निकल जाएगा। और शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा a क्रॉस b का मॉड और बटे में ए बी। समझ गए? बोलो। मॉड इसलिए लेते हैं कैप हमको हटाना है, क्योंकि कोण जब निकालेंगे तो कोण एक अदिश राशि है, तो सदिश को हटाना है, तो सदिश हटाने के लिए दोनों का मापांक ले लेते हैं। ठीक है, और यही फार्मूला आपको रटना रहता है बीच का कोण निकालने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। मतलब अगर सदिश गुणन वाला मामला आ जाए और आपसे कोण पूछा जाए तो हम यही करेंगे। अब अगर साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा 30 डिग्री हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 1/5 हो तो थीटा साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ये याद रखना, ये सारी चीजें थोड़ा सा फंसा देती हैं, तो याद रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा ऑब्जर्वेशन आइए। तीसरा है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो a क्रॉस b बराबर
ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 का मान क्या होता है? बोलो बेटा 0। तो अगर ये 0 है तो सब क्या हो जाएगा? हैं 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है कि वो परस्पर क्या होंगे? हैं ए समांतर बी। समांतर का मतलब क्या होता है? थीटा 0 हो जाता है। तो अगर दो सदिश परस्पर समांतर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अगर पूछा जाए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई, और फिर हो जाएगा साइन। और आप जानते हैं कोई सदिश स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बनाता है, और एन कैप। तो साइन 0 का मान 0, इधर कुछ भी हो तो सब क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। बात समझ में आया? चौथी बात समझिए, यदि थीटा बराबर क्या हो? थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अगर आ जाए a क्रॉस b तो हो जाएगा a b साइन 90 एन कैप। तो साइन 90 मान 1, तो यहां से आपको मिल गया a क्रॉस b बराबर a b एन कैप। ए बी एन कैप। एन कैप का मतलब परस्पर लंबवत। ध्यान से सुनना, अगर आपसे दे दे आई क्रॉस जे तो क्या होगा? आई और जे परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो हो जाएगा आई जे साइन 90 क्योंकि परस्पर लंब है, और एन कैप। एन कैप ध्यान से सुनना, आई और जे, आई एकांक सदिश, जे एकांक सदिश, तो मॉड लेंगे 1 1 आएगा, साइन 90 का मान 1 आएगा। अभी बताओ ऐसा कोई सदिश बताओ जो आई पे भी लंब हो और जे पे भी लंब हो। तो आई पे भी लंब हो, जे पे भी लंब हो, तो वो होता है के। आई और जे दोनों पे लंब होता है ना के। तो ये एक और ये एक, तो यहां से आपको क्या परिणाम मिलेगा? आई क्रॉस जे बराबर के है। अगर आपसे पूछा जाए जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई है जे, ध्यान से सुनना, अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, मतलब जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो नीचे जाएगा ना, तो के कैप ना होके माइनस के कैप नीचे चला गया डायरेक्शन। अगर इसी को उलट दिया जाए, के क्रॉस जे कर दिया जाए तो क्या आएगा? माइनस आई। आई क्रॉस के कर दिया जाए तो क्या आएगा? माइनस जे। बात स्पष्ट हुआ? बोलो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा टॉपिक, मतलब पांचवा ऑब्जर्वेशन। पांचवा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप हो, वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप हो, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई जे के, ये होता है a1 b1, जे के साथ कौन कौन है? a2 b2, के साथ कौन कौन है? b a3 b3, और ये है क्या? सारणिक। सारणिक आप जानते हैं, सारणिक निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है अगर घटकों के रूप में सदिश दिए गए हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब छठवें ऑब्जर्वेशन पे। छठवां ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई त्रिभुज दिया गया हो। क्या दिया गया हो? त्रिभुज। और ये त्रिभुज है
मान लीजिए ए बी सी, और ए बी आपको वेक्टर ए पता हो और ये इसका वेक्टर बी पता हो। ध्यान से सुनना, ए पता हो बी पता हो। अगर ये पता हो तो त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल बता सकते हैं 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और इसका यूनिट क्या होगा, वर्ग इकाई। मान लीजिए संयोग से सवाल आपको बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी का निर्देशांक दे दे और कहे कि इसका क्षेत्रफल बताओ। एक सवाल आपके एग्जाम में आया था, इसमें 3 बिंदु दिए गए थे और 3D में तीनों बिंदु थे और कहा था कि जरा इसका क्षेत्रफल बताओ, है ना। तो उसका क्षेत्रफल इसी फार्मूले से निकलता, ए बी सी बना लेते। अब हम ए बी निकाल लेते, वेक्टर ए बी। तो कैसे निकलता बेटा, बी में से ए को घटाते जाते, ए बी निकल आता। फिर हम निकालते वेक्टर ए सी, सी में से ए को घटाते जाते, ए सी मिल जाता, वो बन जाता वेक्टर बी। तो एरिया क्या निकलता बेटा, तो एरिया इसका निकलता 1/2, इधर से क्या आएगा ए बी, इधर से क्या आएगा ए सी, और ये इसका एरिया निकल आता। समझ गए। तो जो सवाल आप में आया था अभी प्री बोर्ड में, वो इसी से लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आते हैं 7वें पे। 7वां ये है कि अगर मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज हो, क्या हो, समांतर चतुर्भुज हो। चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना, फिर से बना लेते हैं भाई। कोई मान लीजिए इस तरह से समांतर चतुर्भुज हो, ए बी सी डी, और इसके कोई 2 सदिश हमको पता हो जो संलग्न हो, वेक्टर ए और ये मान लीजिए है वेक्टर बी, मतलब ये सदिश और ये अगर हमको पता हो तो हम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, निकल जाएगा वेक्टर ए बी, ये ए बी है ना, क्रॉस वेक्टर ए डी। अगर वेक्टर पता हो तो ए क्रॉस बी, हाफ नहीं लगेगा। ठीक, किसी ने कहा सर नहीं, एक और कोई फार्मूला होता है वो भी बता दीजिए। तो एक और होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वो कैसे निकलता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए सी विकर्ण है, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं अंग्रेजी में डी, तो मान लीजिए कि ये डायगोनल हमको पता हो D1 और दूसरा विकर्ण हमको पता हो, इसका नाम हो मान लीजिए डायगोनल D2। अब दोनों वेक्टर हमको पता हो तो ऐसी स्थिति में एरिया होता है 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, और आगे आप जान गए क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना हो तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं। त्रिभुज का बताना हो तो एक फार्मूला है और उसी फार्मूले से हम सवाल को आसानी से लगा लेंगे। जो भी सवाल हमारे सामने आएगा उसे हम बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। और फिर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सारे टॉपिक डिस्कस हो गए, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। 10.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं से कोई भी सवाल आ जाए, इस इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और बार बार रिवीजन 2-3 बार कर लेते हैं, 10.1 से 10.4 तक कोई भी सवाल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। आप बोर्ड के सवाल उठा सकते हैं, वहाँ भी आप सवाल लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप ये सारा तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।